तो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को लेके। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो दो टॉपिक्स मैंने जो दो सेक्शंस थे मैंने उसको कंप्लीट कर दिए। अब हम जो सेक्शन चला रहे हैं वो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज के, ठीक है ना। आई मीन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर जो मेरा दो सेक्शन है मैंने उसको उसको आपको बता दिए थे। अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो जो टॉपिक कवर कर लिए थे, हमने सीडिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ लिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ लिया था, शेल्टर रूल्स को पढ़ लिया था, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई को भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड अ फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग आज यहाँ पर दो टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसमें आगे जाने से पहले मैं पिछले क्लास का भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था। हमने एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक रेडियाई के बारे में मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस की दूरी को ही हम लोग एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। मैंने न्यूक्लियस अगर इधर है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, इन दोनों के बीच की दूरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, जैसे कि ये हो गया यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो न्यूक्लियस है इसकी दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई पर बोलते हैं। अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाए, मैंने अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो ये हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम हो जाता है। अगर हम लोग ग्रुप में डाउन जाए तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई क्या बढ़ जाता है। फिर हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ा था। मैंने दो न्यूक्लियस की जो दूरी होती है उसे कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। मैंने एक अगर जैसे कि Cl2 है, इसका न्यूक्लियस हो गया और इसका मैंने इसका वो हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, इसका ऑर्बिटल हो गया, है ना। दोनों का ऑर्बिटल हो गया, दोनों की जो ये न्यूक्लियस जैसे कि Cl2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, Cl2 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जैसे एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, है ना। इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, कोवेलेंट रेडियाई, जिसका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर हमने मेटेलिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग जैसे कि अगर दो एटम है, इन दोनों के बीच में अगर हम सिमेट्री खींच दें तो सिमेट्री से जो पहला न्यूक्लियस है उसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियाई बोलते हैं। फिर हमने वेंडर वॉल रेडियस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, जिसके दो टाइप्स थे, केट आयन रेडियस और एन आयन रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में भी पता था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आयोनिक एनर्जी एंड फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन दोनों को आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर क्लियरिफाई कर देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको ऐसे याद रख, आयोनाइजेशन एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है ना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और जो होगा और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने वो एनर्जी जो हमको एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में मदद करती है। मैंने जो कोई भी और एटम मैंने कोई भी जो एटम है वो क्या कर रहा है, आई मीन मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं ये यहाँ गलत, मैं यहाँ थोड़ा गलत कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। आई के मैं गलत हूँ, मैं क्वाइट, हाँ सही था। एक मिनट। ऐसे एनर्जी टू रिमूव, टू रिक्वायर एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक 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 है। हाँ, सॉरी सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर गलत बोल दिया। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इसका काम होगा रिमूव का,
ठीक है ना, और ये करेगा हम लोगों का एक्सेप्ट। हाँ, ये सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन का यहाँ से रिमूवल होना, माने रिमूव होना। ठीक है ना, अगर आपने अगर लिख भी दिया होगा तो सॉरी, उसको काट के इसको बस ऊपर वाले साइड को काट के आप ऊपर लिख दीजिएगा। जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में मदद करती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने वो एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराती है। ठीक है ना, अब हमने इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे मैंने बताया, ionization energy is a minimum amount of energy required to remove the outermost and loose bounded electron from the isolated gaseous atom। ठीक है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। जो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो यहाँ पर जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन का जो फोर्स होता है, ये आपस में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन का जो फोर्स होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है ना, आप यहाँ पर ऊपर में कहीं पर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है, यहाँ पर हाई होता है। आप कहीं पर ऊपर में ना एफ आर और एफ ए का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि मैं बार बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर माउस से लिखता हूँ। आप क्योंकि मैं क्यों यहीं पर यहाँ पर मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को एफ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप कहीं ऊपर में, जैसे कॉपी की जो ऊपर लाइन होती है ना, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ऊपर में लिख दीजिएगा कि एफ ए का मतलब क्या है और एफ आर का मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है और जो आउटर मोस्ट मैंने जो न्यूक्लियस है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वहां से जो उसकी जो दूरी है, जैसे कि अगर ये समझ जाइए कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, तो इसकी जो दूरी है क्या है, यहाँ पर बढ़ गई है। अब जब बढ़ गई है तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो न्यूक्लियस से जो निकल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। अब चूंकि जो अब चूंकि जो बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, समझ जाइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आपस आपस में रिपल्शन लगा रहा है। माने ये समझिए कि साउथ पोल जब आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे से अलग होते हैं, वो इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में जब मिल नहीं पाते, तो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसलिए वजह से इसको जब आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये साफ अक्षरों में कहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होती है, जिससे हम लोग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल सके। या तो आप ये डेफिनेशन को लिख लीजिए, या तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑफ आइसोलेटेड गैसियस आइटम। वो एनर्जी जो हमें चाहिए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बाहर निकाल सके, कहाँ से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अब जब मैं यहाँ पर ये पढ़ रहा हूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है ये। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये चार चीज को फुलफिल होना चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम बनने के लिए। इट इज नॉट इट इज नॉट बॉन्डेड विथ मीन Na, यहाँ पर Na नहीं आएगा, मैंने सेम एटम यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, सेम सेम एटम। सपोज करिए कि जैसे यहाँ पर Na है, अब Na से ही समझ लीजिए इसको, इससे समझ, ठीक है ना। सपोज करिए क्या Na हम लोग इसको अगर ले रहे हैं, तो आइसोलेटेड गैसियस आइटम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो Na है, सबसे पहली बात, इट इज नॉट बॉन्डेड विथ अनदर Na। जो सोडियम के जो एटम है, वो दूसरे सोडियम एटम से बाउंड नहीं होते। जैसे Cl2 हो गया,
Cl2 हो गया, तो मैंने Cl और ये Cl आपस में क्या हो सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। अगर नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, ये लोग क्या आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कभी आपने Na2 को कभी बॉन्ड बनाते हुए देखा है क्या? मैंने नाइट्रोजन कभी डाई मॉलिक्यूल में नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है ना, जब तक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ना निकाला जाए। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो नियॉन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेता है। जब हम लोग सपोज करिए सोडियम का, जैसे सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11। अब 11 से अगर हम लोग उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, वो Na = 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग वहां से निकाल दिए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन Na = 10 हो जाएगा तो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेगा, ये नियॉन, ठीक है ना। और जबकि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो गैसियस एटम में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो उसको गैसियस एटम की ओर लेके चले जाएगा, ठीक है ना। जो सोडियम सॉलिड में है वो गैसियस एटम में आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग जब आइसोलेटेड गैसियस आइटम, हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम पर जब हम पढ़ते हैं, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ग्रुप 18 के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वो ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लें, उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है इसमें, और क्या, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, नॉट पार्ट ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। मैंने इसका कोई क्रिस्टल, मैंने वो पार्ट नहीं ले सकते सॉलिड क्रिस्टल में। और ये क्या होता है, नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, ये लिक्विड कोई भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकते। जस्ट वन एटम इन अ गैसियस फेस, जो इनका वन एटम होगा वो गैसियस फेस में होगा, ठीक है ना। ये चार चीज अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो आइसोलेटेड वो गैसियस एटम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम को देखें, सोडियम जैसे अगर हमको गैस लेना है तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 हो गई, तो नियॉन हो गया, ठीक है ना। नियॉन और क्या है, वो गैस है। हैंस एनर्जी सप्लाई टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस टू सोडियम एटम। अब यहाँ पर जो सोडियम एटम जो गैस में था, है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकाल लिए, मैंने जो सोडियम एटम यहाँ पर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग बाहर निकाल लिए तो क्या हो गया, वो गैसियस एटम बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ी। मैंने Na प्लस से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको क्या देना पड़ा, एनर्जी, जिसे ATP के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको देने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, जैसे सोडियम एटम में जब हम लोग एक एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, उसके ऊपर एनर्जी अगर हम लोग दे रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपको कैसे समझाऊं, हम्म, जैसे कि एयरपोर्ट से ना, एयरपोर्ट से मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में इस पे लगा रहा हूँ, है ना। जब हम लोग इसमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ तो इससे क्या है, एक ईयरबड्स बाहर आ जा रहा है। तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ी जिससे ईयरबड्स आए। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में भी है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी के डिपेंड करता है कि कितने तक वो जा रहा है, कितना एटम पे वो गैसियस एटम बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो तो इसके मोस्टली 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 10, आई मीन 12। तो 12 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हुआ, 11, आई मीन 12 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 12, 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालती है तो 10। मोस्टली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, अगर और ज़्यादा निकाल देंगे तो यहाँ पर जैसे कि, हाँ, ये इसको मोस्ट 2 एग्जाम्पल में ही गैसियस एटम में आ जाता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाले वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको यूज हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव, क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
एनर्जी रिक्वायर्ड होती टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें से क्या हुआ, मैग्नीशियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 12 थी, है ना, जैसे कि मैग्नीशियम की सोडियम मैग्नीशियम यहाँ 12 हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या हुआ, 11 हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो जब यहाँ पर सपोज करो कि अब यहाँ पर 12 थी, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 12 थी, जब ये 12, फिर यहाँ पर से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यहाँ से एक निकल गया, अब यहाँ से एक और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या हुआ यहाँ पर 10। अब जब यहाँ पर जब ये 10 का, जब इसका एटॉमिक नंबर 10 हो गया, यहाँ पहले 12 था, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले आयोनेशन एनर्जी में पहले 12 था, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो 11 हुआ। फिर जब ये इधर आया, ठीक है ना, जब ये यहाँ पर आया, एम जी ऑलरेडी यहाँ पर 11, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर 11 था, ठीक है ना, यहाँ पर 11 हुआ, यहाँ पर ये 11 हुआ सेकेंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में। फिर जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस था, 11 था, फिर यहाँ पर से दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस। जब यहाँ पर 2 प्लस आया तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 10 हुई। और 10 हम लोग किसका जानते हैं, नियॉन का। तो यहाँ पर ये गैसियस, माने आइसोलेटेड गैसियस एटम था ये, वो क्या हुआ कि ग्रुप 18, जिसे हम लोग नोबल गैस की जो होती है, नोबल गैस हम लोग जिसे बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया, तो ये गैसियस एटम बन गया। जब हम लोग यहाँ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में आए, क्योंकि मैग्नीशियम दो में ही दो इलेक्ट्रॉन निकालने में ही क्या हो गया, क्या हुआ, वो 18 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ग्रुप 18 के जो इलेक्ट्रॉन जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया। सम के साथ जब मैग्नीशियम के आगे जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग जब किसी इलेक्ट्रॉन की जो एटॉमिक नंबर, या जो एटॉमिक नंबर क्या होगा 13 रहेगा, तो उसका तो 3 बार निकलेगा। यहाँ तक जो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो गया, फिर ये +2 यहाँ पर चले जाएगा, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, अगर उसमें जाके तब वो 10 आ रहा है, माने फिर वो मैंने नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन निकला, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम डालने पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी डालने पर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल ले। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे डालने पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे हम लोग वो उस, ये तीनों का क्या है, ये टाइप्स आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब इसमें आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव हो जाने पर जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर बढ़ता गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला तो इस पे एक प्लस का साइन आया, फिर जब दो इलेक्ट्रॉन निकले 2 प्लस आया, फिर जब तीन इलेक्ट्रॉन निकले 3 प्लस आया। माने मैग्नीशियम का यहाँ तक है ना, एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12, जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो तब वो नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल कैसे उसकी अचीव कर लेगा। लेकिन सम के साथ कुछ कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं जो तीसरे आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथे पांचवे तक जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो मैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक आपको बताया हूँ, और ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा प्लस का जो चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या बोलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसमें कौन सा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन रहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा पहले आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आई थर्ड, फिर आई टू, फिर आई वन, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रांगनेस। ठीक है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे मेन टॉपिक और सबसे घुमावदार वाला टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या क्या फैक्टर, अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वहां हो रहा है तो क्या क्या फैक्टर वहां अफेक्ट होंगे, मोस्टली 5 फैक्टर अफेक्ट होते हैं वहां पर, जिसको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। पहला एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। क्या
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज एटम, ठीक है ना, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अ फर्दर फ्रॉम, माने दूर होते जाएगा फारेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से दूर होते जाएगा, जो अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस से, किसकी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली, जो इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके बीच में आपस में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन लगाएंगे तो इजिली वो रिमूव हो सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या हो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है यहाँ पर, रिलीज करना, ठीक है ना, मैंने वो कितना ज़्यादा उसमें से रिलीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद शीडिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉन और ब्लॉक द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, जो इनर ब्लॉक होंगे, मैंने इनर होंगे, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो शीडिंग वीकर होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली होगी, तो आई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा सीडिंग बढ़ते जाएगा, सीडिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन सीडिंग या फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपल्शन अगर ज़्यादा किए तो अब उस समय भी इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो केस क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। जो फर्स्ट और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप मैंने एटॉमिक साइज देख लो या सीडिंग इफेक्ट देख लो, इसलिए दोनों मैंने आपको फर्स्ट, मैं चाहता तो फर्स्ट और सेकंड पढ़ा सकता था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्योंकि सिमिलर है एक दूसरे से अगर उसकी ट्रेंड को देखा जाए, ठीक है ना। अब यदि अगर हम सेकंड को देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, मोर प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज मीन्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियर पर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। तो जैसे एग्जांपल अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड देखें, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना बढ़ेगा। माने यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में कितनी वो इजिली निकल जा रहा है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम वहां पर लग रही है। माने जो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे ये है, यदि ये इजिली निकल गया एटॉमिक साइज से, मैंने उसकी ऑलरेडी, समझ लो कि एटम है, एटम है, एटम से जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा वो इजिली निकल जाएगा। जब वो इजिली निकल जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है, तो इजिली क्या होगा, सपोज कोई थोड़ा दूर में है, इलेक्ट्रॉन क्या इजिली निकल गया, तो इसके क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा। लेकिन जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, जितना जैसे कि सपोज करो कि ये देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, पेन की जो बॉडी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये कैप हो गया, लग गया, ठीक। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको निकालने में लगती है, उतनी जल्दी न्यूक्लियस छोड़ना नहीं जाता इलेक्ट्रॉन को। लेकिन हम लोग उसमें क्या होता है कि ज़बरदस्ती फोर्स डाल के, ज़बरदस्ती एनर्जी डाल के हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। वो माने वो निकालना नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। सम केस में अगर एटॉमिक साइज और सीडिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात आती है तो वहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियस की फितरत ऐसी है कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा तो वो अपना भी जोर लगाएगा। जैसे आपने जो रस्सी को हम लोग जो पुल नहीं करते, रस्सी को जब हम लोग पुल करते हैं तो सामने वाला अपोजिट भी अपना वो लगाता है, फोर्स लगाता है बीच में। जैसे कि अगर रस्सा कसी का अगर हम लोग खेल खेल रहे हैं, सपोज के लिए कि रस्सा कसी है ना, ये टीम ए और टीम बी है, बीच में हम लोग घड़ी को समझिए रिबन मान लीजिए, है ना। तो उसी प्रकार एक अप्लाई फोर्स, टीम बी आप अप्लाई फोर्स समझ लीजिए और टीम ए न्यूक्लियस का फोर्स समझ लीजिए, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे खींचते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भी जो अगर बीच में जो घड़ी है, इलेक्ट्रॉन आप समझ लीजिए इसको, तो एक अप्लाई फोर्स भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते तो हम लोग भी अपना फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस है अपना भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं, मैं अपने पास खींच के रखूंगा।
तो दोनों इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ज़्यादा वो उसको निकालने में दूर होगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा न्यूक्लियस के पास उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी रहेगा। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है ना, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड रहता है। ठीक है ना, जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल रहेंगे क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। सो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, हेंस आई इंक्रीज। अब जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सेट हो गए हैं, तो उस केसेस में भी जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। यहाँ क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके पीछे का रीजन भी होता है, ये रीजन होता है कि देखो आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, यदि कोई आपके कंफर्ट जोन में निकाल के, जैसे कि आप अपने घर में पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, आपको कोई बोलेगा जंगल में जाना है, तो वो आपके कंफर्ट जोन नहीं है। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट भी यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है फुल फील्ड हाफ फील्ड वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर से भी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, और इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ लेते हैं, माने किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड्स, माने हम जो पीरियोडिक टेबल में उसके क्या क्या ट्रेंड्स है। तो अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखें, कहाँ अक्रॉस द पीरियड देखें, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बढ़ती है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर इसका ये जो पीरियोडिक टेबल देव डाला था, इसका मतलब यही था कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा पहले ही जो मैं लिखाया हूँ। तो यदि हम लोग, हाँ, यदि हम लोग देखें कि अक्रॉस द पीरियड, पीरियड माने पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आई क्या है, यहाँ पर आई यहाँ पर क्या है हमारा, बढ़ता है। ठीक, और और कहाँ पर है, हाँ, और जो एटॉमिक साइज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है। आई बढ़ने का रीजन जब मैं वहां पर बताया था अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज में क्या था, कि यहाँ पर जैसे कि अगर जो न्यूक्लियर चार्ज में ना, जैसे जैसे जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जैसे कि एटॉमिक क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जो न्यूक्लियस के पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे। जब वो पास में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको निकालेंगे नहीं, तो क्योंकि जितना ज़्यादा जो एटॉमिक का मैंने एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको दिक्कत होगी, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर एटॉमिक का साइज घटेगा तो न्यूक्लियस के पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिथियम बेरिलियम, जैसे लिथियम सबसे बड़ा है, फिर छोटा बेरिलियम। तो इसमें क्या है, एटॉमिक साइज है वो क्या डिक्रीज हो जा रही है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में डालना पड़ेगा या उस एलिमेंट पे डालना पड़ेगा, जब हम लोग को उस इलेक्ट्रॉन को मैंने उस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। फिर बोरॉन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया। अगर पीरियड हम लोग पीरियड वाइज आगे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने जो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ठीक है, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब जाते हैं। ठीक, तो जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हो गया। अब हम लोग ग्रुप वाइज देखें ना, ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं माने टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, फिर सीडिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, दो चीज़ यहाँ पर हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पीरियड वाइज अगर हम नीचे आ रहे हैं
तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ते सबसे पहले हाइड्रोजन क्या क्या छोटा था, एटॉमिक साइज क्या था, छोटा था। फिर लिथियम का और उससे बड़ा था। फिर सोडियम का और बड़ा हुआ, पोटेशियम का और बड़ा हुआ, रुबेडियम का और बड़ा हुआ। तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ते गया। अब जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जो जब हम लोग एटॉमिक जो एटॉमिक साइज है, या जो यहाँ पर क्या लिखा है एटॉमिक साइज ही लिखा है। जब यहाँ पर एटॉमिक जो साइज है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो आयनेशन एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि अब उसको उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आयनेशन एनर्जी तो वही है ना, अप्लाई फोर्स। वो वो फोर्स जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, जो वो उस अप्लाइड फोर्स, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, मैंने एटम पे जब हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब वो उसके कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई किए ना, हम लोग फोर्स अप्लाई किए, ठीक है ना, कोई फोर्स हम लोग था उसको अप्लाई किए, तो इसमें से कितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, उसी को हम लोग आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे ग्रुप पीरियड वाइज जाए तो क्या साइज छोटा हो जाता है एटम का। जब एटम का साइज छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस के पास उतना इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब न्यूक्लियस अपना फोर्स लगाता है तो उतना ज़्यादा हमको अब एनर्जी देना पड़ता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो उतनी उस आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग उसको बोलते हैं जब हम लोग बाहरी एक्सटर्नल हम लोग फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा आयनेशन एनर्जी लगेगा, और जितना दूर रहेगा वो उससे, जितना जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना कम आयनेशन एनर्जी लगेगा, क्योंकि फिर कम लगाना पड़ेगा ना उस जगह पर फोर्स, एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ ट्रेंड्स की बात हुई। हाँ, अब यहाँ पर पीरियड में एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है बेसिकली। पहला ये है बेलिनियम और बोरॉन, बिकॉज बेरिलियम हैज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s। ठीक है ना। अब जैसे बेरिलियम और बोरॉन की एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। जब हम लोग, मैं पांचवा जो पढ़ा रहा था, पांचवा अफेक्टिंग मैंने फैक्टर को पढ़ा रहा था जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, तो उसमें क्या कहा था मैंने, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। ठीक है ना। अब अक्रॉस द पीरियड सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा था कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड वाइज आगे बढ़ते हैं, मैंने लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हमारा, बढ़ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं देखूं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन हो रहा है क्रॉस द पीरियड में, ये एक एक्सेप्शन की तरह आप इसको ले। बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम क्या है, एक स्टेबल है, मैंने जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s है। तो बेलिनियम 2s है, और बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन मैंने, बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये फुली फील्ड है, और वो क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है ना। तो ये, अब चूंकि ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ये टू इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेरिलियम का 2s है। वहीं पर बोरॉन को देखें तो ये क्या बोलते हैं, 1 है। मैंने इसका लास्ट में क्या है, एक सेकेंड, 5 है। तो चूंकि ये फुली फील्ड है, तो इसका जो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा था, हमारा आयनेशन एनर्जी बढ़ रहा था। अगर हम लोग बोरॉन और आयनेशन एनर्जी यहाँ पर बढ़ रहा था, अगर हम लोग बोरॉन और बेरिलियम का कंपैरिजन करें तो बेरिलियम पहले सबसे ज़्यादा उसका होगा। अगर देखें तो पहले अगर यहाँ पर देखें तो पहले लिथियम है ना, फिर बोरॉन और बेरिलियम, ऐसे अगर बढ़ेगा फिर, है ना, अगर हम लोग आयोनेशन एनर्जी की बात करते हैं तो। क्योंकि बेरिलियम क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, पहला एक्सेप्शन ही हो गया। दूसरा एक्सेप्शन एक्सेप्शन हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। अगर देखें पहले तो अगर अक्रॉस द पीरियड देखें तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन आता है।
फिर जाके हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। पहले सबसे पहले ऑक्सीजन आ रहा है, फिर पहले सबसे पहले नाइट्रोजन आ रहा है और क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है ना। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अक्रॉस द पीरियड माने लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास। वो क्यों होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके लास्ट ऑप्शन में क्या होता है, 2p3 होता है, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2p4। वही सेम केस जो बेरिलियम और वो बेरिलियम और बोरोन में बना था, वही सेम केस यहाँ पर बन रहा है। इसके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास अनसब्स्टेबल स्टेबल है। तो जब हम लोग देखते हैं फैक्टर को हम लोग देखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और इसके पास सबसे ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी होगी। मैंने इसको सब, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकालना है नाइट्रोजन के, तो हमको सबसे ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी इस पे डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन पे, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग ये समराइज, मैंने इसमें एक टेबल बना दिया है, जो जो फैक्टर है, जैसे एटॉमिक साइज कब बढ़ेगा, एटॉमिक साइज अगर जैसे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, शेडिंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी बढ़ जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ये एक समरी, आप इसको टेबल को बना दीजिएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। और ये कुछ फॉर्मूले और ये कुछ उसके समरी है, इसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला को अगर कहीं पर आपको कोई आपको पूछे तो ये आप इससे पूछ सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी कब कब बढ़ता है, किस किस चीज़ को बढ़ाता है। तो सबसे पहले ये अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मैंने इस ये जो पूरे टेबल का सार इसी फार्मूला में है। ठीक है ना। तो जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो जेड जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। और अगर साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। और हाफ फिल फुल फिल अगर भरेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूले का जो सार है वो इसी टेबल से है। आई मीन जो ये टेबल का जो फॉर्मूला किस बेसिस पे आप इस, यदि आप इस फॉर्मूला को ही याद रखोगे तो आप इस टेबल को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप दोनों को लिख लीजिए। अगर एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला को आप याद करके जाओगे तो टेबल आसानी से बना दोगे और आपको एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ों में इजी होगा। क्लियर। अब हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इतने टाइम से हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमको वो एनर्जी अप्लाई करनी है जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, हमको वो एनर्जी देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाए। क्या, वो एनर्जी जिसको अप्लाई करने पर हमारा क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी जिसको अप्लाई करने पर हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए। ठीक है ना। तो वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम लोग ई ए बोलते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है ना। तो क्या होता है, समझो, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका मतलब ये होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको डालने पर कोई भी एटम में, या कोई भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। एनर्जी हमको ऐसा डालना है जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि इसका जनरल इक्वेशन ये होता है एच ई, अगर एक्स है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है तो माइनस। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो माइनस साइन दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो होगा एक्सेप्टर कहलाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और वहीं पर आयोनेशन एनर्जी डोनर है। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो डोनेट करता है प्लस साइन, और जो एक्सेप्ट करता है माइनस साइन। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी
जहां पर अगर आपको भूल जाओ तो एक बार ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी एल जैसे दिख रहा है तो वहीं पर एक डंडी और लगा देना प्लस, और यहाँ पर इसका ये माइनस धल इलेक्ट्रॉन में एक यहाँ पर ई आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में माइनस का साइन आ रहा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये खुद बता रहा है, ये ई ही माइनस का साइन बता रहा है। जैसे आई है ये प्लस का साइन बता रहा है, और अगर इसके ये साइड में आके ऐसे बीच में आ जाए तो ये माइनस का साइन बता रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ई माइनस आई प्लस, ई माइनस आई प्लस। क्यों? क्योंकि एक डोनेट कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस माने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एच जी गैस बना लिया, और एक प्लस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी भी यहाँ पर लगी है, ठीक है ना। वहां पर निकालने की एनर्जी लग रही थी, यहाँ डालने की एनर्जी लग रही है, समझे बात को। तो जो जैसे कि एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल से देखे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, 7 होते हैं। वहां पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 7 होता है। तो अब यहाँ पर एक फैक्टर ये बनता है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज को आप वहां पर कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकता। मैंने कोई भी जो एलिमेंट है या एटम है, 4 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे और 4 से ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, है ना। इसको आप नोट करके कहीं पर लिख लीजिए कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है 4 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते ना 4 से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो क्या है 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब जो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर बनता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हुए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्टेट जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो बोलना चाहिए कि वहाँ ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो ग्रुप 18 जिसे नोबल गैस बोलते हैं तो उसको अचीव कर लेगा। क्या कहा मैंने, जो क्लोरीन जब जिसका ऑक्टेट अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा, ग्रुप 18 के जो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको अचीव कर लेगा, ठीक है ना। तो यही फैक्टर बनता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नोबल गैस बनेगा आयोनाइजेशन एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जब कोई जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस को अचीव करेगा, बनना सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और नोबल गैस को अचीव करना चाहते हैं, ये एक मैटर है बस, और कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, इफ इलेक्ट्रॉन इफ एटम इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसकी क्या होगी, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। मैंने अगर वो इजली एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि कोई भी जो एटम है, क्या वो इजली एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो वो कौन हो सकता है। आप अगर सोचिए, यहाँ पर एक टर्म है, अगर जिसका एटॉमिक साइज कम रहेगा, एटॉमिक साइज यहाँ पर क्या होगा, कम रहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो क्यों ज्यादा रहेगा, ऑलरेडी जो एटॉमिक साइज कम हुआ, न्यूक्लियस के पास रहा, अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फट से उस पर आएंगे, ठीक है ना, फट से उस पर अटैच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साइज कम है, तो इलेक्ट्रॉन उसको जल्दी पकड़ लेगा और उसमें ज़्यादा एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जितना ज़्यादा उसकी साइज कम रहेगी उतनी ज़्यादा वो अच्छे से वो करेगा, मैंने एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। इफ एटम डज नॉट वांट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने अगर वो इजिली एक्सेप्ट कर ले रहा है तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने उस पर ज़्यादा हमको फोर्स नहीं देना पड़ रहा है। और यदि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसकी लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी। अब जैसे कि एग्जांपल समझते, जैसे कि सपोज करो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेरे को बताना है, तो सबसे पहले क्लोरीन। अब क्लोरीन को क्या है, चूंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो फट से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके उसको नोबल गैस पे जाना है, तो इसके पास क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और एक एनर्जी इससे रिलीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो इजिली एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन।
तो क्या हुआ, क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज accepted easily, so the energy is release of chlorine is high energy affinity। तो अगर जो क्लोरीन क्या होता है इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है इसकी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अब वहीं पर अगर हम लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो जैसे कि नियॉन, नियॉन का क्या ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है ना। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो आइसोलेटेड नोबल गैस, मैंने नोबल गैस जो ऑलरेडी ये नोबल गैस है, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, या ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, नियॉन ऑलरेडी हैज कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो 1s2 2s2 2p6, माने 2 2 4 4 6 और 10, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 10 हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, और 10 कहाँ पर आता है, नोबल गैस पे आता है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन और ना निकालना है ना देना है। तो इसका क्या है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा इजिली, और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो रहेगा, वेरी लो रहेगा। अब इसको अगर सिंपली अगर हमको याद करना है, एटम को एटम को एटम को इलेक्ट्रॉन लेने की कितना औकात है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी। और जितना मना करेगा इलेक्ट्रॉन लेने से, उतनी क्या होगी, लो एफिनिटी रहेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने इलेक्ट्रॉन की लेन मैंने जो एटम एटम में इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा ले सकता है उसकी औकात कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताएगा। जितना ज़्यादा वो ले पसंद करेगा लेने में, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। और जितना मना करेगा उसको लेने के लिए, जितना मना करेगा उतनी उसकी लो क्या होगी, लो एफिनिटी रहेगी। क्लियर। अब अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड को देखें, पीरियोडिक ट्रेंड को देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, जनरली इंक्रीज होता है, उसका इंक्रीज होता है। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो क्या होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम लोग देख वहां पर क्या हो रहा था यहाँ अगर अक्रॉस द पीरियड जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसमें एटॉमिक क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जो जिससे क्या होगा, आयोन मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्या, सीडिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगी, जो सीडिंग इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगी, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन। इसमें क्या है कि सबसे बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा हमको पावर देना नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या, हमको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों को इससे निकालने के लिए क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, क्रॉस द पेड क्या इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हमको इसमें ज़्यादा एनर्जी देना है डाउन दी ग्रुप में। समझा आपने। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि क्लोरीन हैज़ हायर ये मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ऑल्सो फ्लोरीन हैज़ अ स्मॉलर, इट हैज़ वेरी फ्लोरीन इज़ अ स्मॉलर। पहला बात तो फ्लोरीन क्या हुआ, एक एक्सेप्शन में फ्लोरीन स्मॉल होता है, और इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज, उसकी साइज़ क्या स्मॉल होती है। उसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि उसके पास 2p इलेक्ट्रॉन होता है। तो देयरफॉर जो क्लोरीन है रिलीज मोर एनर्जी देन गेइंग इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है फ्लोरीन से, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप में अगर हम लोग जाते हैं तो। ये कुछ मैंने बना दिया है, ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी के बारे में मैंने
तीन तीन पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखे हैं, समराइज किया। पहला प्रोसेस, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, गेन करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम लोग प्रोसेस को देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है, लेकिन इसमें से एक्वायर्ड हो जाती है, वो ले लेता है। और ये फॉर्म्स क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एन आयन फॉर्म बनाएगा। एन आयन माने प्लस, और आयनोशन एनर्जी क्या है, माइनस का साइन दिखाएगा। सॉरी 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 यार यार मैं, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी में भी। जो आयनेशन एनर्जी क्या है कि यहाँ पर जो आयनेशन एनर्जी में क्या है, प्लस साइन लग रहा था, ठीक है ना। आयनेशन एनर्जी में क्या था, प्लस साइन लग रहा था। ये प्लस साइन दिखाएगा और ये माइनस साइन दिखाएगा। तो यही था आज का इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, उसका मैं क्यूआर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको जाके ज्वाइन हो। मैंने वहाँ पर 3 लेक्चर्स के जो नोट्स थे वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप उसको जाके डाउनलोड करके वहाँ लिख सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। और मेरे को कुछ हेल्प भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है ज़्यादा कि मैं आपको और अच्छे से बढ़ा पाऊँ और 2-3 घंटे की क्लास में ले सकूँ। तो मुझे रिसोर्सेस लेने के लिए भी कुछ पैसों की आवश्यकता है। और तो मैं यहाँ पर अपना क्यूआर भी लगा दूंगा, वहाँ पर आपसे जितना हो सकता है प्लीज़ मेरे को डोनेट करने की कोशिश करें, ताकि मैं एक पेन टैबलेट आता है उसको ले सकूं, ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लासेस दे सकूं मैं आपको। और मेरे चैनल को ज़रूर से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मैं आप में से बहुत लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, ज़रूर से आप कमेंट करें, जिससे हमको और मोटिवेशन मिलती है कि हम और जल्दी से आपके लिए लेक्चर को प्रिपेयर करके आपको डिलीवर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ज़रूर से मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और जितना आपसे हो सकता है मेरे क्यूआर पे भी आप डोनेशन देने की देने की कृपा करें। सो आज की क्लास में इतना ही। होप सो आपकी आज की क्लास में अच्छा लगा होगा। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।